तो मैं यही बता रहा था कि आज की क्लास के अंदर हम लोग 10 बजे तक लैब टास्क परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, माइक्रोफोन किसी का ऑन है, प्लीज़ अपना माइक्रोफोन ऑन करें, ऑफ करें। अलीशा आरिफ, आपका माइक्रोफोन ऑन है। वो जो है 10 बजे से ऑनवर्ड जो है वो आप लैब टास्क परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट लैब जो आपकी होगी उसके अंदर जो लैब टास्क नंबर 1 है, लैब टास्क नंबर 2 है, वो आप लोग मुझे चेक करवाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लैब नंबर 1 मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आपने सेंड नहीं की, तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि लैब नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गूगल मीट के ऊपर, सॉरी गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर कर दी है, वीडियो का लिंक भी। और जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एसक्यूएल की बुक है, मैंने उसका भी नाम एंटर किया हुआ है, वो भी भेजी हुई है आप लोगों को, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सीएस के कुछ इंटेलेक्चुअल बच्चे ऐसे जो कि एससी की क्लास के अंदर भी जो है वो आए हुए हैं। उन वो बच्चे जो हैं एससी के जो ग्रुप्स हैं उसको लेफ्ट कर देंगे, यानी एससी की जो क्लासरूम्स हैं गूगल क्लासरूम उसको लेफ्ट करेंगे। तो लैब नंबर 1 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने डाटाबेस बनाया था, डाटाबेस के टेबल्स बनाए थे, और उसमें वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करते हैं बेसिकली हमने उसको सीखा था। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम वेयर की कमांड को स्टडी करेंगे। दानियाल चौधरी, अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग स्टडी आउट करेंगे कि हम लोग वेयर की कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने डाटाबेसिस के अंदर। तो मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो कम्प्लीटली इसको स्टडी आउट कर सकें। आई होप सो आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये मैंने डाटाबेसिस खोले हैं और यहाँ पर मैंने नमल का एक डाटाबेस बनाया था। उस डाटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स बनाए थे जो कि अभी यहाँ पर आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। VSSE1, VSSE2 और VSSE3, ये वो डाटाबेस के टेबल्स हैं जो मैंने लास्ट जो वीडियो आप लोगों को भेजी थी उसके अंदर भी थे। और मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को भी इंसर्ट किया था, जैसे ये वैल्यूज़ इंसर्टेड हैं। तो अभी तक हम लोगों ने वैल्यूज़ की इंसर्शन का काम कर दिया। आज की क्लास के अंदर हम लोग वेयर की कमांड पढ़ेंगे कि वेयर की कमांड कैसे काम करती है। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि एस्टेरिक का मतलब ये होता है एसक्यूएल के अंदर सारे का सारा, और वेयर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमको कॉलम्स नहीं बल्कि रोज के ऊपर ऑपरेशन करना पड़े। चले जी, आए स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर राइट माउस क्लिक करता हूँ, सॉरी डाटाबेस के नाम के ऊपर क्लिक करूँगा और न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए इससे ज़्यादा बदतर चीज़ और क्या हो सकती है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर भी लेट आ रहे हैं। बहरहाल हमारे डाटाबेस के टेबल का नाम VSSE1 है, तो हम इसका नाम ही रखेंगे। हम पहले करेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम VSSE1, ये आ गया ऑप्शन इसमें, ये मैंने इसको किया है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को ये फॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा होगा, ये नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं इसको वर्ड में ओपन करके टाइप करके फिर यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग बड़ी साइज़ में देख सकें कि क्या चीज़ जो है वो इस वक्त परफॉर्म हो रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक टेबल का नाम ऐड किया VSSE1 और मैंने बोल दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम VSSE1। तो जैसे ही ये कमांड चलेगी इससे क्या होगा कि जो VSSE1 के टेबल के अंदर सारा डाटा होगा वो मुझे शो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसको रन करता हूँ। तो अगर आप लोग, मैं मैग्नीफायर यूज़ करके बता देता हूँ आउटपुट आप लोगों को, कि अगर आप लोग कभी थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पर वो रिज़ल्ट आपको शो हो रहा होगा। जब स्टैरिक का है तो स्टैरिक का मतलब सारे का सारा है, दैट इज़ अ रीज़न। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे टेबल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। हम कहते हैं कि मुझे सारे का सारा नहीं, मुझे बच्चे की आईडी और नेम शो कराना है, तो मैं आईडी नेम कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझे वो सेलेक्ट कर देगा आईडी और नेम VSSE1 से। मैंने इसको रन किया, मैग्नीफायर यूज़ करता हूँ। तो अब देखें ये क्वेरी लिखी थी मैंने
सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम BSSE1। BSSE1 जो हमारे टेबल का नाम है, तो मैंने बोला कि मुझे आईडी और नेम का कॉलम उठाकर दो BSSE1 से। तो अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आईडी और नेम आया है, उसके बाद आगे उसकी और कोई डिटेल इसके अंदर नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता रहा कि था कि आप सारे का सारा या कोई स्पेसिफिक कॉलम या कॉलम्स, क्योंकि ज़्यादा है ना, ज़्यादा कॉलम्स भी आप स्पेसिफिकली शो करवा सकते हो। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। जब मैं स्टैटिक फ्रॉम करूँगा तो देखूँगा क्या सारे का सारा चीज़ चल रही है नहीं चल रही, और वो मुझे शो हो रहा है कि सारी की सारी चीज़ जो है वो रन हो रही है। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम BSSE1 वेयर ID इज इक्वल टू 1। कहा क्या मैंने कंपाइलर को? मैंने कंपाइलर को बोला है कि सारे का सारा रिकॉर्ड शो करवाओ BSSE1 के टेबल से जहाँ पर ID क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर आप इस डाटाबेस के टेबल्स में आप जाओ और देखो कि BSSE1 का डाटा कौन सा है, तो ये आपको पता चल जाएगा ये वाला कॉलम है जो बेसिकली सारा का BSSE1 का टेबल का रिकॉर्ड है। तो इस क्वेरी के रन होने पे खाली मुझे ये रो शो होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रो में अगर आपको कोई स्पेसिफिक रो शो करवानी है तो उसके लिए हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर आप ये नीचे देखेंगे इसकी आउटपुट को, तो ये देखें ID नेम और फादर नेम जिशान असगर और 1 लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जी हम सारे का सारा नहीं, हम सिर्फ ID देखना चाहते हैं, तो मैं स्टडी की जगह ID लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, जाके इसको रन करता हूँ। इसको रन करने के बाद इसकी आउटपुट देखें नीचे क्या लिखी हुई आ रही है, खाली ID लिखी हुई आ रही है। आप कहते हो नहीं सर ID भी हो और नेम भी हो। मैंने नेम लिखा है, मैं इसको म्यूट करता हूँ, इसको यहाँ पर नीचे आता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर ID भी आ गया और नेम भी आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो करते होते हैं, चेक करते होते हैं कि हमें प्रॉपर एक रो वाइज डाटा कैसे शो करवाना है। पहले मुझे ये क्लियर करें कि सबको यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर समझ आ गई है। हाँ जी, क्या समझ आई है जरा मुझे बताएं फिर। जी दानियाल बोलें। हाँ जी, क्या समझ आई है आप लोगों को? एक बात याद रखिएगा, हर लैब के 5 नंबर हैं। अगली जो लैब के लिए जब आप आओगे तो मैं लैब 1 और लैब 2 का टास्क देखूंगा। किसी बच्चे ने अगर किया हुआ भी हुआ और उसको समझ ना हुई तो मैंने 0 नंबर देने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर इस सेमेस्टर में वाकई में कोर्स पास करना है तो भाई प्रैक्टिकली वर्क आना चाहिए, आप लोगों को काम करना आना चाहिए। नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से बेशक आप 1 नंबरों से फेल हो या 10 नंबरों से फेल हो जाओ, मेरा से कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ तो एटलीस्ट जो बैठे हुए आप लोग जिन्होंने पैसे दे के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो भी अपना 100% देंगे। और हुआ है लास्ट टाइम के कुछ बच्चे फेल हुए हैं। फिर आप लोगों को ये याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि जब हम डाटा की वैल्यूज को इंसर्ट कराते हैं और अगर डाटा टाइप हमारे पास इंट ना हो, कैर हो या वैर चैर हो, तो हमें कॉलम्स में लिखना पड़ता। इसी तरीके से अगर मुझे वो सर्च करना है जहाँ पर नाम जिशान हो, उसका रिकॉर्ड पूरे का पूरा का पूरा, तो मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। मैं आपको रन कर ये सॉरी मैग्नीफायर यूज़ करके दिखाता हूँ। लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम BSSE1 के टेबल से सारे का सारा डाटा शो कराओ वेयर नेम इज इक्वल टू जिशान, जहाँ पर नाम जिशान हो। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिएगा मेरा कंपाइलर मेरे को एरर देगा। वो एरर क्या दे रहा है? उसने कहा इनवैलिड कॉलम नेम जिशान। वो कह रहा है कि कॉलम नेम जिशान मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या है। क्यों? क्योंकि जिशान जो है वो एक कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। जिशान को मैं विदाउट सिंगल कोटेड के बीच में लिखे बगैर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। तो मैं अब रन करूंगा तो अब आप ज़रा आउटपुट देखें, यहाँ पे देखें मैंने डबल कोट सिंगल कोट डाल दिए हैं। तो अब देखें उसने उसका रिकॉर्ड शो करवा दिया जिसका नाम क्या था, जिशान था। ये चीज़ क्लियर हुई है सब लोगों को? हाँ जी, देखिए बोलना पड़ेगा, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं ही समझूंगा कि आप लोग एब्सेंट हो क्लास से। सर ये चीज एक बार फिर रिपीट कर दी। देखो
हम पहले वेयर आईडी इज इक्वल टू समझ आई थी आपको, ये बता दो पहले। जी उसकी हाँ, समझ आ गई। जब आप ऐसा कॉलम से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो जिसकी डाटा टाइप varchar या कैरेक्टर हो, उसको आप वेयर नेम इज इक्वल टू जिशान ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे तो कॉलम वो इसको समझ ही नहीं पाएगा ये जिशान क्या है। इस चीज़ को करने के लिए हमें यहाँ पर एक सिंगल कोट यहाँ पर लगाना पड़ता है, एक सिंगल कोट यहाँ लगाना पड़ता है। फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये बेसिकली चाह रहा है कि जो जिशान नाम है टेबल के अंदर उसको फेच करवा के दिखाओ। ये बात समझ आई है? जी सर आ हाँ, गई। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। चलें थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है, और परसेंटेज के बाद जरा मैं इस कॉलम को रन करता हूँ। मैं जरा सर ये आप कोड के अंदर जी लिख रहे हैं तो एरर क्यों नहीं दे रहा? जी परसेंटेज जो वो बेसिकली वो चीज़ वो वैल्यू सर्च कर रहा है जहाँ पे परसेंटेज और जेड दोनों आ रहे हों। तो अब ऐसा कोई है ही नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर खाली मुझे सिर्फ कॉलम्स के नेम शो करवा रहा है, नीचे कोई रिकॉर्ड नहीं शो करवा रहा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर #z लिख दूँ तो सिर्फ वो उस रिकॉर्ड को सर्च करवाएगा जिसमें #जिशान स्टार्ट होगा या #z होगा। समझ रहे हो ना बात को? बताने का मतलब ये है यस कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर वेरिएबल के कैरेक्टर के अंदर आ जाए तो वो भी उसको एज अ पार्ट ऑफ डाटा कंसिडर करता। हो सकता है कि परसेंटेज का मतलब कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर बेसिकली वो परसेंटेज है वो एज अ वैल्यू कंसिडर होगा। ये चीज़ क्लियर हुई है सब लोगों को? तो सर अगर हम ये कोटेशन नहीं डालेंगे तो फिर ये इसको एरर देगा तब? हाँ, बेसिकली क्या होगा अगर तुम कहते हो कि सर ऐसे करें, ये बात है ना, आपका मतलब ये है। जी सर इस तरह फिर ये कॉलम ढूंढेगा? नहीं, ये कॉलम नहीं ढूंढेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये वैल्यू ढूंढना शुरू कर देगा जिशान की। बात समझ रहे हो? वो समझेगा कि ये जो लफ्ज ZEESHNAN लिखा हुआ है ये कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ था, जबकि हम यहाँ पर कोई वेरिएबल वाला सिस्टम नहीं कर रहे। दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे हम यहाँ पर सिंगल कोट लगाते हैं। जब हम सिंगल कोट लगाते हैं और रन करते हैं तो तब हमारा डिजायर्ड आंसर आ रहा है हम लोगों को। सर जब आप हैशटैग लगा रहे थे उस टाइम एरर नहीं था आ रहा, तो इसलिए फिर वो नो क्या नो कहते हैं नो जी नो से नो, आप गलत समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर हैशटैग लगा दिया, ये देख रहे हो हैशटैग जिशान हो गया, ये बात जी है। अब वो उस कॉलम को सर्च करेगा जहां पर नाम #जिशान लिखा होगा, जो कि मेरे टेबल में कहीं भी मौजूद नहीं है। दिस इज नॉट द एरर। अगर वो इसको रन करेगा तो वो चेक करेगा सारे कॉलम्स को जहां पर नाम #जिशान हो। इफ देयर इज नॉट अ हैशटैग इन जिशान इन दिस टेबल तो वो उस कॉलम को या सारी रोज खाली शो करवा देगा, जिस तरह वो भी करेगा। ये देखना, ये देखें आईडी लिखा हुआ आ रहा है, नेम लिखा आ रहा है, फादर नेम, इन कॉलम्स के नेम लिखे आ रहे हैं, पर नीचे कोई डाटा नहीं शो हो रहा। दिस इज नॉट द एरर, दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर, दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर दैट वी आर फाइंडिंग समथिंग एल्स, लेकिन हमें आंसर कुछ और मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने हैशटैग डाल दिया। अगर मैं यहाँ पर जिशान लिखकर मैं इसको सर्च आउट करता हूँ तो अब देखें मेरा कंपाइलर मुझे आंसर सही दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल कोट्स के बीच में आप जो लिखेंगे वो उसको एज इट इज सर्च करेगा।
सर अगर हमने जी से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं वो अगर करवाने हो तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए वो परसेंटेज का साइन ही यूज़ होता है, मैं अभी बताने वाला हूँ आगे जब उसकी वो, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस के हिसाब से चलना है ना। अगर हम वो सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि चैप्टर्स का हिसाब होता है, तो हमने उसके हिसाब से करना है। अभी हम नेक्स्ट डिस्टिंक्ट के ऊपर चलेंगे, जब इसकी बारी आएगी मैं इंशाल्लाह वो भी करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चले हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि जी डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ अनकॉमन चीज़ें एक बार आ रही हों। चलें मैं पहले आपको डाटा शो करवाता हूँ, ये डाटा है। अच्छा इसके अंदर मुझे कोई ऐसा नाम बता सकते हो जो एक से बार जायद बार रिपीट हो रहा हो? सर ये अब्बू लिखा अब्बू, हुआ है। अब्बू जो लिखा हुआ है अब्बू बकर था, लेकिन चले मैंने 4 बार अब्बू यूज़ किया। अगर मैं कॉलम के नेम के ऊपर डिस्टिंक्ट लगा दूंगा तो वो नाम मुझे ऐसे शो करवाएगा, जिशान, अली, ABCDFD, अब्बू, ASG और अली, यानी अब्बू को वो एक बार शो करवाएगा। आए देखते, सिलेक्ट, मैं इसी को ना इधर से चेंज करूंगा ताकि DISTINCT डिस्टिंक्ट, में स्पेलिंग बड़े भूल जाते होते हैं। डिस्टिंक्ट और आगे हम लिखेंगे कॉलम का नेम, तो मेरे कॉलम का नेम था नेम। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, मेरे कॉलम का नेम नेम ही था ना, हाँ जी नेम था। मैंने कहा है सिलेक्ट कॉलम नेम डिस्टिंक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम लिखूंगा BSSE1। BSSE1 के टेबल में से मुझे नाम डिस्टिंक्ट करके बताओ, कॉमन बताओ एक ही बार। रन कर रहा हूँ तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ABC, अब्बू, अली, ASG, DFD और जिशान लिखा हुआ आ रहा है। दैट्स मीन कि जो अब्बू 5 से 6 बार लिखा हुआ आ रहा था वो अब एक ही बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अच्छा अब आप मुझे बोलोगे सर जी ये ABC तो ओरिजिनल टेबल में किसी और जगह लिखा था, पोजीशन क्यों चेंज हुई है? बच्चा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ए चूँकि पहले आता है तो इसलिए उसने ए की वैल्यूज़ को पहले शो करवा दी। दैट्स मीन कि आउटपुट के अंदर वो हमें वैल्यूज़ की पोजीशन को चेंज करके बता सकता है। लेकिन याद रखिएगा जिसको हम लोग लॉजिकली बोलते होते हैं, लॉजिकल स्कीमा होता है हमारा, जो चीज़ हम यहाँ पर आउटपुट हमारी आ रही है इसका असर कहीं भी हमारे टेबल पे नहीं पड़ रहा होता। ये सिर्फ उन टेबलों से डाटा कैलकुलेट करके हमें फेच करके शो करवा रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई है? पहले तुम क्लियर करें। यस सर। अच्छा ये सिलेक्ट और अगर हमें उसी सीक्वेंस में चाहिए हो सर, नहीं बेटा ऐसे नहीं ना होता। हमें कम जिस देखो ना तरह कंपाइलर तो एक फॉर्मेट के, अगर आपने सीक्वेंस से चलना है देन आपको रोल नंबर उस तरह सेट करने पड़ेंगे। देखो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कंप्यूटराइज सिस्टम में आपकी क्लास का वो रोल नंबर जो 50 नंबर पे आ रहा है वो पहले शो हो जाए। बेशक हम उसको करें वो हमारी मर्जी है, लेकिन जब कंप्यूटर में डाटा एंटर होगा तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में होगा। फिर आप कहते हो कि सर आउटपुट हमें उस तरह शो हो जिस तरह टेबल है। भाई टेबल के अंदर से आप आउटपुट एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो। देखो अबू जो था वो 10 बार इस्तेमाल हुआ था, उसने एक बार इस्तेमाल करना था, टेबल का स्ट्रक्चर तो फिर भी चेंज हुआ। ठीक है, तो ये अभी अब देखिए मैंने एक और कमांड लिखी है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम एंड फादर। अब मैं रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। देखो पहले मैं फादर की टेबल का नाम मैंने फादर नेम लिखा हुआ है, देखा मैं गलती कर रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा डिस्टिंक्ट करो नेम को और फादर नेम को भी। अच्छा अब मुझे बताएं जरा अब्बू कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 2 बार आ रहा है। ऐसे क्या रीजन है? क्या अली 2 बार आया है, अब्बू 2 बार आया? क्योंकि फादर नेम फादर डिफरेंट है। नेम डिस्टिंक्ट कर रहा है उसको। वेरी गुड। अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल टेबल के अंदर अब्बू 4-5 बार है। ठहरो मैं आपको शो करवाता हूँ। पहला अब्बू जो बकर के साथ है, दूसरा अब्बू फिर बकर के साथ है, यानी एक ही बार आएगा। फिर एक अब्बू है जिसके अंदर वैल्यू नल है, ठीक है, और चौथा एक अब्बू है जिसकी फिर वैल्यू क्या है, नल है। तो वो क्या करेगा, एक बार अब्बू उठाएगा विद बकर और एक बार अब्बू उठाएगा विद नल वैल्यू। सिमिलरली अली एक बार अहमद के साथ था, दूसरी बार अली मोहम्मद के साथ था। तो उसने क्या किया कि एक बार अली अहमद के साथ शो करवाया और दूसरी बार उसने अली क्या कर दिया है, मोहम्मद के साथ शो करवा दिया।
सो हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि जब हम डिस्टिंक्ट किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तुमने मुख्तलिफ कर देना है। तो जितने कॉलम्स आप उसमें ऐड करोगे वो सारे के सारे उसको मुख्तलिफ करते जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हुई है? यस जी सर। सर। यस सर। थोड़ा सा और चलते हैं आगे और थोड़ा सा आगे मूव करके थोड़ा सा और इसको स्टडी करते हैं। हम करते हैं सिलेक्ट नेम मैं स्टैटिक लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम BSSC1 के टेबल से वेयर ID इज इक्वल टू 1 एंड ID इज इक्वल टू 2। मैंने सिंपल एक बात बोल दी है। मैंने कंपाइलर को बोला है कि क्या करो कि मुझे ना एक वैसे चूँकि मैंने ID 2 बार इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियस ही बात है ये मुझे एरर देगा। तो मैं तो डिफरेंट अलग अलग कॉलम्स सेम कॉलम 2 बार नहीं यूज़ कर सकते। मैं कहता हूँ जहाँ पर ID हमारी यहाँ पे हम देखते हैं 1 और जिशान है, ठीक है। जहाँ पर ID क्या हो हमारी 1 हो एंड नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के साथ जिशान। मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर को ये बताया है कि कंपाइलर तुम क्या करो कि तुम मुझे ना उन सारों लोगों का रिकॉर्ड शो करवा जिनकी ID 1 हो और नाम क्या हो जिशान हो। ठीक है, इक्वल टू का एरर क्यों दे रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे एंड ऑपरेटर नहीं आता। यहाँ पे मुझे याद आ गया, एंड इस तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर को बोला है कंपाइलर क्या करो मुझे उन सारे लोगों का रिकॉर्ड शो करवाओ BSSC1 के टेबल में से जिनकी ID 1 हो और नाम क्या हो जिशान हो। रन करता हूँ तो क्या होगा, वो जो जिशान वाला कॉलम है वो मुझे क्या करेगा, शो करा देगा। कि मुझे एरर क्यों दे रहा है? इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर इज इक्वल टू डाटा नेम ही लिखा हुआ है मैंने और ID 1 है, ID का I बड़ा है। हाँ सही। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर को बोला है कंपाइलर क्या करो मुझे उन सारे लोगों का रिकॉर्ड शो करवाओ BSSC1 के टेबल में से जिनकी ID 1 हो और नाम क्या हो जिशान हो। तो अगर आप टेबल देखो जिनकी ID 1 हो और नाम जिशान हो तो वो ये वाला कॉलम रो है जिसका नाम ID 1 है, नेम जिशान है और फादर नेम असगर है। तो अगर अब आप इसको रन कंडीशन देखोगे तो इसने क्या किया, वही कॉलम शो कराया। इसकी ID 1 थी, नेम जिशान था और फादर नेम क्या था, असगर था। अब अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं कि नेम सर जी 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 आपने वो क्या कहते हैं फादर नेम को तो शो नहीं करवाया, सिर्फ 2 ID और इसको करवाया, फिर फादर ना नेम ना क्यों ना आया? ना देखो, सिलेक्ट स्टैटिक सारे का सारा रिकॉर्ड शो कराओ फ्रॉम BSSC1 के टेबल में से वेयर जहां पर ID 1 के बराबर हो और नाम जिशान के बराबर हो। वेयर के बाद जो है वो कंडीशन लगी हुई है कि रिकॉर्ड सारे का सारा शो करवाना है, लेकिन किन का, जिनकी ID 1 होगी या नाम जिशान होगा या सॉरी तो और नाम जिशान होगा, ठीक है। सर अगर आपने ID मेंशन कर दी है तो नेम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जो आपने वो टेबल बनाया हुआ है उसमें ID 1 में तो नेम जिशान ही लिखा हुआ है बस। चलो आप कहते हो नेम अबू था ना, ये कर लूं, करूं? चलो कोई आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? अभी जो बोला था वही मुझे आंसर करेगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखो एंड का मतलब ये होता है, आप लोगों ने डिस्क्रीट में भी पढ़ा होगा कि पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी और चाहिए, दूसरी तभी भी। आंसर ट्रू आएगा, अदर फॉल्स होगा। और ये मेरे हाल से आप लोगों को मैंने ही पढ़ाया हुआ है, सॉफ्टवेयर वालों को। जी सर। अदरवाइज क्या होगा, हमेशा फॉल्स रहेगा, ठीक है। एंड ये कहता है कि पहली कंडीशन यानी ID इज इक्वल टू 1 भी ट्रू होनी चाहिए और नेम इज इक्वल टू अबू भी होना चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है जो एक ही रो में ID भी 1 हो और नाम अबू हो। ये बात समझ रहे हैं? दैट इज सर वो तो आपकी बात ठीक है ना, सबर लेकिन दैट इज द रीजन। अगर आप देखो जी, तो जी। यहाँ पर जो आउटपुट है वो कुछ भी नहीं आ रही। अब आप कह रहे हो कि सर आपने ये क्यों किया था, ये बात है ना। आप कहते हैं सर ID भी वही चीज़ है और नेम इज इक्वल टू जिशान करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नॉर्मली
अगर आपने एक ही रो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो फिर आप ऐसे कर देते होते। तो ये भी आपको वही आउटपुट देगा, देखें। यस ठीक है, वो बताने के लिए, क्योंकि ठीक जाहिर सी बात है मैंने एंड इस्तेमाल करना है ना, एंड की यूजेज जी बतानी है आपको, तो जाहिर सी बात है मैं एंड तब इस्तेमाल करूंगा जब मैं 2 कॉलम्स के ऊपर इकट्ठा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ अब्बू, तो मुझे सब बताएं कि अब्बू के ऐड करने से क्या होगा। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस उसने देखनी है कि उन सब का रिकॉर्ड शो करवाओ जिनकी ID 1 है और नेम अब्बू है, ऐसा कोई भी नहीं है। दिस इज वी आर गोइंग विद एंड। अगर मैं इसको और करूंगा तो और ये कहता है कि पहली कंडीशन और दोनों कंडीशन दोनों जो मर्जी हो आंसर ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर ID 1 होगी उसका भी सारा रिकॉर्ड शो करवाओ, और जहां पर नेम अब्बू इस्तेमाल हुआ है वो भी सारा रिकॉर्ड शो करवाओ। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर नीचे आके, तो एक नाम जिसका जिशान था उसकी ID यहाँ पर शो, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड शो हो गया, और जिन जिनका नाम अब्बू से स्टार्ट हो रहा था उनका रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो गया नीचे। ये चीज़ क्लियर हुई है कि एंड वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमने दोनों ऑपरेशंस दोनों को चेक करवाना हो, और वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर बेशक पहली हो ये दोनों में से दोनों भी चल सकती हैं, एक भी चल सकती है, हो सकता है दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा नाम ढूंढ लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जैनब बोल देता हूँ। ठीक है, अब जैनब वो एक ऐसा नाम है जो कि मैंने यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ID इज इक्वल टू 1 इस्तेमाल की हुई है, तो इसका मतलब है ID इज इक्वल टू 1 तो चलेगा, लेकिन नेम इज इक्वल टू जैनब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जैनब नाम का कोई बच्चा है ही नहीं है। यहाँ पर मैं रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पर जब आप आके करेंगे इसको देखेंगे तो उसने क्या किया है, ID इज इक्वल टू 1 जिधर थी जिशान का रिकॉर्ड वो शो करवा दिया क्योंकि उसकी ID 1 थी, लेकिन चूंकि जैनब नाम का कोई बचा था नहीं तो उसने किसी का रिकॉर्ड नीचे उसके बाद शो ही नहीं करवाया, तो और वहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं इसको एंड कर दूँ तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि पहला भी ट्रू होना चाहिए, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। पहला ट्रू है, ID 1 है, लेकिन नेम जैनब कहीं भी नहीं है। तो मैं अगर अब इसको रन करूँ, क्या हो रहा है यार ये? तो अगर मैं अब इसको रन कर रहा हूँ तो अब आप अगर इसे गौर से देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, जबकि ID इज इक्वल टू 1 मौजूद थी। दैट्स मीन एंड ये कहता है कि पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, यानी पहला भी सही चल रहा हो दूसरा भी सही चल रहा हो तब मैं आंसर दूंगा। बट और ये कहता है यार अगर पहला चल रहा है तो पहले का मैं शो करा दूंगा, दूसरा चल रहा है तो मैं दूसरे का शो करवा दूंगा, अगर दोनों चल रहे हैं तो मैं दोनों ही शो करवाऊंगा। ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय को। ऑर्डर किस चीज को कहते हैं? सीक्वेंस में किसी चीज को लिखना। सीक्वेंस में किसी चीज को रखना है, तो सीक्वेंस किन दो सूरतों में रखा जा सकता है मैं ऑर्डर करना हो तो? आया कि इट कैन बी असेंडिंग ऑर्डर और इट कैन बी अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग दिखाना है तो मुझे नेम को दिखाना पड़ेगा या फादर नेम को, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम BSSEI1 BSSEI1 के टेबल से नेम शो करवाओ ऑर्डर बाय कॉलम नेम, तो मैं नेम ही रख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर को सिंपल सी बात बोली है, चलो मैं ऐसा करता हूँ मैं सिलेक्ट स्टैरी कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। मैंने कहा सारे का सारा रिकॉर्ड शो करो। देखो एक मैं चीज़ बोलूँ कि जब आप क्लास के दौरान ये मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे क्लास के अंदर इन कर दें तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ इस चीज़ से। ठीक है, तो और जाहिर सी बात है जो बंदा पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो बराए मेहरबानी कोशिश क्या करें टाइम पे आएँ। ठीक है, मैंने कहा सिलेक्ट करो सारे के सारे रिकॉर्ड को BSSEI1 के टेबल में से और उनको ऑर्डर किस तरह करना है नेम के हिसाब से। अब मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा जो भी है, मैं इसको रन करता हूँ।
तो अगर अब आप लोग देखोगे यहाँ पर जो इसकी आउटपुट आई है ABC AB अबू अबू अली अली ASG, क्योंकि मैंने नेम के हिसाब से किया है तो असेंडिंग ऑर्डर में उसने नेम शो करवा दी है। चलो मैं अगर कहता हूँ जी मुझे ऑर्डर बाय आईडी करना है और मैं अब रन करता हूँ इसे, तो अब देखें जरा आईडी क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप लोगों के सामने है, यही है ना आईडी। अगर सर आप लिख तो क्या कहते हैं, लिख तो सिर्फ नेम या आईडी रहे हैं, तो ये फिर पूरा पूरा कॉलम क्यों प्रिंट हो रहा बेटा है? जी इसकी रीजन ये है कि मैं यहाँ पर स्टैरिक डाल रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैरिक मतलब सारे का सारा। अगर मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा तो फिर मुझे नेम शो करवाएगा, बात समझ रहे हो आप? जी सर। आप पता क्या कर रहे हो, आप बेसिकली इस आगे को देख रहे हो, आपको लगता है कि यार अगर मैंने यहाँ पर आईडी लिखा तो वो आईडी शो करवाएगा, नहीं, दैट इज अ कंडीशन कि शो वो करवाना है, लेकिन कंडीशन ये होगी आगे। आप समझ आई है? जी सर। तो ये बेसिकली ऐसे था। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पर क्लियर करूँ, हमारे पास फॉर्मेट कभी एक नहीं होता, दो तरीके होते हैं, असेंडिंग होता है या डिसेंडिंग होता है। तो मैंने असेंडिंग तो आपको करवा के दिखाया है। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा सर जी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया है, डिसेंड का DESC लिखा है। अब जरा आप इसकी आउटपुट देखो आईडी की क्या आई है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है, जो सबसे बड़ा था वैल्यू 101 वो ऊपर आई है 100 8 7 6 5 4 3 और शायद नीचे 210 भी होगा, लेकिन वो हिडन हो गया है नीचे। ठीक है, अब आप बोलो कि सर इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम रहने देंगे तो सेंडिंग है, तो ऐसा नहीं है। बसा औकात कंपाइलर गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है, इसलिए आपने ASC लिखना होता है। ठीक है, तो वो शो कर देता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में बंदा चाह रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई है कि जो मोहसिन मिस्टेक कर रहा है बार बार वो ये है कि मोहसिन जिन कॉलम्स को हमने शो करवाना होता है ना उसको फ्रॉम से पहले लिखते होते हैं, हमें कंपाइलर को पहले बताना है। स्टैरिक का मतलब सारे का सारा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को या किसी भी टेबल के कॉलम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। ठीक है सर जी जी। ये आपने ऑर्डर बाय आईडी जो लिखा हुआ है, आईडी तो आपने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका सिंटैक्स एरर नहीं आया? बेटा नहीं नहीं आता, लोअर केस इतना नहीं इशू इसका। लेकिन आपने तो बताया था कि सारे लोअर केस लिखो ताकि देखो बाद में मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। अभी आप SQL के अंदर काम कर रहे हो, आगे आप यही कमांड्स जाके आप लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखोगे, जिसके अंदर C# का कोड होगा। जब C# का कोड लिखोगे प्रॉब्लम आपको वहाँ पर आएगी, वहाँ पे कंपाइलर आपको एरर दे देगा कि ये आईडी मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। सिमिलरली ये आपका ASC लिखा हुआ है ना, मैं अगर इसको यहाँ पर ASC लिख दूँ ना ऐसे बड़ा, ये देखना ये तब भी एरर नहीं देगा मेरे को। सर आपने पहले जब लिख रहे थे तो उस टाइम तो एरर आ रहा था। कब? वो एरर बेटा उस वजह से नहीं था आ रहा, मैं क्लिक नहीं था सही कर पा रहा मैग्नीफायर की वजह से। दैट इज द रीजन मैंने इसको माइनस करके फिर क्लिक किया तो वो रन हो गया था। लोअर केस लेटर्स यहाँ पर आप कहते हो ना ये सिलेक्ट लिखा हुआ है, चलो एक मिनट ठहरो ये भी मैं कर देता हूँ। सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, देखना स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये देखें आपके सामने मैंने सिलेक्ट बड़ा लिखा है। आप लोग अगर SQL की बुक देखेंगे ना तो मे भी शायद वहाँ पर ना लोअर केस लिखे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी करें। लेकिन मैं लोअर लेटर्स में हमेशा इसलिए बताता होता हूँ क्योंकि जब आके आप लोग काम करोगे विजुअल स्टूडियो के अंदर और C# लैंग्वेज के अंदर इसको बेसिकली इंटीग्रेट करोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तब आपको एरर दे देगा ये। इसीलिए मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि जब डाटाबेस बनाओगे उसका नाम और कॉलम्स के नेम आपने छोटे लिखने हैं। मैंने भी क्यूरी के ऊपर नहीं आया कि क्यूरी में आप छोटा लिखो, मैंने आपको ये बताया था कि डाटाबेस के नाम छोटा होना चाहिए और जो टेबल्स के नाम लिख रहे हो उसमें बड़े लेटर्स नहीं होने चाहिए, सब छोटे लेटर्स होने चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई है? सर वो बुक में लिखा हुआ था कि SQL ना केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन मैंने फिर वो आपकी बात याद आ गई, आपने तो कहा था कि छोटे असल लिखो। में पता क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँगा ना अभी कि नहीं आप लोग है रिलैक्स रहो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो सब आदी हो जाओगे क्यूरीज उस तरह लिखने के। बात समझ रहे हो?
और जब एक्चुअल वर्क आएगा, जब आप लोग कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, ये चीज़ दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में सिंटेक्स की जगह लॉजिकल ज़्यादा फ़र्क आ रहा होता है कि यार जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ वो सही चीज़ बने। जब उस टाइम एरर आता है आपको समझ भी नहीं आती कि एरर किधर आ रहा है। विजुअल स्टूडियो के अंदर एरर फाइंड करना भी इटसेल्फ एक बड़ा टास्क होता है, एरर हैंडलिंग जिसको हम बोलते होते हैं। इसलिए हमेशा मैं शुरू से दिन से बोल रहा हूँ, कॉलम्स के नेम छोटे रखने, डाटाबेस का नाम छोटा लिखना, इवन के टेबल का नाम भी छोटा लिखना है। ओके सर, थैंक यू। लास्ट एक करते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग खुद करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, हम डिलीट की कमांड्स चलाते हैं, ठीक है। मेरे पास ना कुछ टेबल्स अगर आप लोग देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बने हुए हैं। आप लोग को BSSE2 भी बना हुआ, BSSE3 भी बना। मैं BSSE3 को अगर आपको दिखा सकूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ID फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सबसे पहले डिलीट की कमांड चलाऊंगा जो बेसिकली पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगी, ठीक है। तो ये BSSE3 को बेसिकली मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट स्टैटिक फ्रॉम, तो स्पेलिंग मुझे गलत पता है, है डिलीट। मुझे पहले मुकम्मल करने दो, BSSE1, ठीक है। और ये डिलीट LET मैंने क्या कर दिया है, स्पेलिंग सही लिखी है, मैं DELET डिलीट स्टैटिक फ्रॉम BSSI। सर वो थर्ड टेबल को नहीं लीड करना। हाँ जी, एक एरर आया हुआ है जो मुझे कह रहा है कि यार ये इनकरेक्ट सिंटैक्स है नियर BSSI की। कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? स्टैटिक हाँ वाह जी वाह जी वाह, स्टैटिक वो तो सामने पता चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि स्टैटिक में ही मसला निकला है। फ्रॉम लो लेटर में आएगा, हम्म, फ्रॉम लोअर केस में आएगा। अरे नहीं, अपर केस लोअर केस नहीं है, एक मिनट ठहरो जरा। डिलीट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, यही बात है ना। जब डिलीट के आगे हम डिफाइन कर देंगे कि ये कॉलम नेम है, तब तो उसको डिटेक्ट कर लेगा यार कि मुझे नेम डिलीट करना है। अगर आपको सारे का सारा डिलीट करना है तो फिर वो स्टैटिक नहीं यूज़ होता, स्टैटिक सेलेक्ट और बाकी सब कमांड्स के साथ इस्तेमाल होता है, वो डिलीट के साथ इस्तेमाल नहीं होता। अगर मैं इसको रन करूँ तो लिखा हुआ है 0 रोज इफेक्टेड। कोई मुझे बता सकता है कि 0 रोज क्यों लिखी हुई आई हैं? 1 रो इफेक्टेड दिखाना चाहिए था ना कि 1 रो आपकी इफेक्टेड हुई है। हाँ जी, उसमें नल टेबल एम्प्टी था। वेरी गुड। ये कौन बोला है लड़की? क्या नाम है खातून आपका? आतिक आतिका आतिका सुल्ताना। आतिका सुल्ताना में बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर जी जो BSSE3 का टेबल आप डिलीट करना चाह रहे हो, इसके अंदर तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मैं टेबल इसलिए नहीं डिलीट कर रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले आप लोगों को कमांड्स के थ्रू रोज डिलीट करना बता दूँ और फिर मैं जो हूँ ना आपको वो सिखाऊँ कि आप पूरा टेबल कैसे डिलीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डिलीट BSSE2 में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, BSSE2 में मैं डाटा डालता हूँ। तो मुझे बता सकते कि मैंने 2 बार यूज़ किया तो फिर एरर क्यों नहीं दिया मेरे कंपाइलर ने? क्योंकि मैंने इसको यूनिक नहीं था किया हुआ जब मैंने बनाया था, तो ठीक है कुछ भी नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड एंटर कर दिया BSSE2 के अंदर। ये इतना स्लो क्यों हो रहा है? आई थिंक 2-3 सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली चला रहे हो, उस वजह से हो रहा है ये। वो ले, ये तो बंद हो गया है। सर विंडो प्लस एल करें बस। हाय हाय,
मेरे लैपटॉप के हालात भी हसन जैसे होते जा रहे हैं। हसन से याद है, हसन किधर गायब आज? मैं व्यू डाटा पे जाके चेक करता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड एंटर हुआ हुआ मेरा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट करके बताओ जिसकी आईडी 1 हो। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जो 1 लिखा हुआ और उसके आगे डाटा लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा BSSE2 के टेबल से। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ डिलीट स्टैटिक फ्रॉम BSSI2, क्योंकि मैं 2 के टेबल से कर रहा हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जहाँ पर आईडी क्या हो, 1 हो। उसने स्टैटिक पे फिर एरर दिया। चले, मैंने अभी बताया था आपको को स्टैटिक नहीं यूज़ करना। वो कह रहा है BSSE2 BSSE2 ये लिखा हुआ मैंने। अब इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली स्पेसिफाई चीज़ें करनी पड़ेंगी। डिलीट नेम, फादर नेम, ये कौन है जो इतनी जल्दी आ रहा है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसके अंदर। फर्स्ट नेम, सर पहले सिर्फ हम आईडी लिखते थे तो सारा जो होता था वो शो हो जाता था, नेम वगैरह भी, लास्ट नेम। लेकिन अब डिलीट के लिए जब आईडी लिख रहे हैं तो फिर हमें पीछे नेम वगैरह, लास्ट नेम, वो सारा आते लिखना आते हैं पड़ रहा वो भी डाटा डिलीट करेंगे, टेंशन ना लो उस चीज़ की भी। अच्छा अच्छा ठीक है, सेव नहीं कर रहा। सर का लैपटॉप मजाक कर रहे हैं सर। नहीं, इट्स नॉट मजाक नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है। मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात। देखो फर्स्ट नेम के बाद वो एरर दे रहा है ना, क्यों दे रहा है? FIRSTNAME ये लिखा हुआ है। मैंने क्या रेकमेंड में दोबारा क्यूरी ओपन करता हूँ, नहीं क्यूरी बना लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मुझे कॉल आ रही है सर नंबर की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितने आप? सर मैं इधर बैठा हूँ ऑफिस में, सर अमाद के रूम में बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। जवेरिया BBCS सेकंड की हाँ जी। इसकी कोई एप्लीकेशन की थी, आईडी का बता रहे हैं इसको। बस सर जी जवेरिया भी, सर वो तो है ही, आज क्लासेस ऑनलाइन है ना। चल मैं चेक कर लें, अगर आ सकती है तो 10 बजे आईडी से मीटिंग कर लेंगे। है किस चीज़ की मीटिंग, किस चीज़ की एप्लीकेशन थी? तो इसकी एप्लीकेशन है एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक सोसाइटी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। हाँ मैं पहले काम नहीं मुकर इस्लामिक सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। ये तो कसमें मेरे बच्चे भी कार्टून ही है, मैंने अंदाज़ा लगाया।
सर आपका माइक म्यूट है। जी जी मुझे पता है, एक मिनट रुके। मैं असल में डिलीट को चेक कर रहा था, मेरी डिलीट बेसिकली पता नहीं क्यों नहीं फैच कर रहा, हिस्टोरिक को फैच नहीं कर रहा, जबकि कमांड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी करवाया हुआ, हम भी डाटाबेस बनाते हैं, लेकिन इसको फैच नहीं कर रहा। मे भी शायद ये जो भी रीस्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से ये एरर दे रहा हो। लेकिन चलें, मैं डिलीट की कमांड जो नेक्स्ट आपकी लैब आएगी तब आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखते हैं, जब हम लोगों को कोई टॉप रोज़ देखनी पड़ती हैं कि हम टॉप रोज़ कैसे काम करते होते हैं। तो हम सिंपल सी बात है, हम लोग करते हैं सिलेक्ट। सर आपने कहा था ना डिलीट के साथ स्टैरिक नहीं यूज बेटा करना। देखो, स्टैरिक तब यूज़ किया जाता है, दो कंडीशंस हम डिलीट में चलाते होते हैं, ठीक है। नंबर वन, मैंने आपको काम करवाना था डिलीट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम, ये बेसिकली सिंटैक्स होता है। जब हम ये करते हैं ना तो जो हमारे टेबल का सारा डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अगर हमें टेबल को ही डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप टेबल नेम लिखते हैं, तो उसके टेबल डिलीट होता है। फिर एक होता है कि डिलीट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम डेटाबेस, यानी फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो उससे क्या होता है कि नेम और फादर नेम डिलीट हो जाएगा, जिससे बेसिकली इसकी आईडी 1 हो। तो हमने 3 टास्क परफॉर्म करने थे डिलीट के इसके अंदर, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी वो क्या एरर दे रहा है। मैं शायद सिस्टम को रीस्टार्ट करूँ तो ये रन करना स्टार्ट कर दे डिलीट की कमांड को। हमें डिलीट विद स्टैरिक भी यूज़ करना होता है। अगर हमें सारे का सारा, देखो अभी भी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि मैं बोलूँ कि टेबल से सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट करो, और मैं ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जहाँ पे मैं बोलूँ कि एक रो का डाटा डिलीट करो। तो मुझे डिलीट दोनों तरीक़ों से कराना है। इसके अंदर ट्रंक और ड्रॉप भी आते हैं, लेकिन वो फिर मैं एक ही चंक में सारा करवाऊंगा, ठीक है। तो सर फिर जब हम कर रहे थे डिलीट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी, तो उधर हम सिर्फ ये लिख दे डिलीट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो फिर तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो ऑटोमेटिकली रिमूव हाँ हो जी, जाएंगे। ऐसे हो सकता है। अगर आप डिलीट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 करते हो तो जो आईडी 1 का सारा डाटा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप करते हो कि डिलीट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ्रॉम द टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो आईडी इज इक्वल टू 1 में जहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो डिलीट होंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी, अगर के उसके अंदर और कोई कॉलम था तो। लेकिन वही बात है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब इस चीज़ों को कंडीशन के साथ लगाएंगे ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सको इसको, ठीक है। ठीक है जैसे मैं सर। अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ सिलेक्ट टॉप टू स्टैरिक फ्रॉम BSSE1। मैंने क्या बोला है कि BSSE1 से क्या करो, टॉप 2 को पिक कर लो। रन कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, पहला जिशान और दूसरा अली को उसने फैच कर लिया। टॉप 2 का मतलब क्या होगा, पहले दो। अगर मैं पहले 5 करना चाहूँ टॉप से तो क्या करूँगा, टॉप 5 लिख दूंगा, रन करूँगा तो बेसिकली क्या करेगा, मुझे वो एज अ आउटपुट में टॉप 5 दिखा देगा। यही बात है।
यस सर। यस सर। फंसा होगा तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मैं मिसाल के तौर पे बोलूँ नादरा के डाटाबेस है, मुझे टॉप 50% लोग दिखाओ, तो अब आप ये नहीं, आपके पास वैल्यू ही नहीं होगी। जब वैल्यू ही नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे कि सर इतना है तो उसका हाफ जो होगा वो टॉप इतना बनेगा। उसके लिए हम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, टॉप 50% फ्रॉम BSSI 1 करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे तो क्या करेगा, वो टॉप 50% यानी हाफ रिकॉर्ड हमें शो करवा देगा। प्लीज़ माइक्रोफोन अपना ऑफ सर करें। मेरी स्क्रीन जी बोलें। सर मेरी स्क्रीन रुक गई है, एक दफा फिर से वो कर सकते हैं, प्रेजेंट फिर से कर सकते हैं। बाकी सबको तो शो हो रहा है ना। पता नहीं मेरी रुक गई। अगेन ज्वाइन कर लो। यस सर, मुझे श्योर है। यार मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो रहा है सर पता अगर परसेंट लिखने की बजाय हम परसेंट का नहीं। वो ना 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 उसकी सिंबल ना लगा ना ना देंगे ना पता ना ना, है। वो परसेंटेज किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जो लाइन होती है और साथ दो आंखें होती हैं। सिंपल वर्ड में बात करूँ, मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की है, अब नज़र आ रहा है? मोहसिन आपसे पूछ रहा हूँ। स्लैब टॉप 50% फ्रॉम BSSI 1, तो क्या किया उसने, टॉप 50% जो था वो बेसिकली BSSI 1 के टेबल से हमें शो करवा दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट आईडी तो करवा नहीं था। जी फर्स्ट आईडी तो है ही नहीं है इसमें 50% वाला। ठहरो यार, ये मैंने किया है। बेटा मेरा स्क्रॉलर हुआ हुआ था नीचे, अपने साथ तो मुझे भी डराती अच्छा हो। ठीक। अच्छा ये हो गया, मजाक कर रहा हो तो प्लीज़ सीरियस मत लेना। कभी कभी हम लोग खुद कोड कर रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता आंसर ठीक आएगा या गलत आएगा। बहरहाल हम लास्ट कमांड के ऊपर चलेंगे। सर जी बोलें। सर अगर फर्ज करें हमने फर्स्ट रो पूरी डिलीट कर हाँ दी है, जी। तो वो जो नंबर्स हैं वो नो अपने आप नो चेंज हो नो नो नो, जाएंगे। नंबर तुमने जो सेकंड नंबर पे को था जब वो ऑटोमेटिक आईडी हो बनाई जाएगा। थी इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं था रखा हुआ, तो क्या होगा, टेबल आपका 2 से स्टार्ट होगा, अपन खत्म हो जाएगा। उसके लिए अगर आप जो चाह रहे हो कि सर वो अगर हम पहला रिकॉर्ड डिलीट कर दें तो नीचे वाला 1 हो जाए और 2 वाला 1 हो जाए और 3 वाला 2 हो जाए, ये चाह रहे हो ना? हाँ, यस उसके सर। लिए टेबल को जब आप बनाते हो ना तो उसमें ऑटो इंक्रीमेंट डालना पड़ता है। तो वो जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट होगा डिलीट होगा, तो इसी तरह ऑटो डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। इंक्रीमेंट किसको कहते हैं, प्लस प्लस को, यानी एक के अंदर एक ऑटोमेटिकली प्लस कर दो। इसी तरीके से ऑटो डिक्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर माइनस करो तो वो माइनस हो जाए। तो उससे क्या होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, बल्कि टेबल वैसे का वैसा रहता है। जिसको आपने ऑटो डिक्रीमेंट रखा होता है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हुई है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके सो आप काइंडली अस्सलाम वालेकुम, आप ना एडी ऑफिस में बैठे हैं, मुझे 10 मिनट दे, मैं आता हूँ उधर ही, ठीक है? ओके, आप ऐसा बोले, उनको बोले मुझे एडी ऑफिस में बैठना है, शान साहब से मिलना है, वो आ रहे हैं 10 मिनट तक, ठीक है? ओके, तुम्हारे भाई आ रहे हैं, चलो। अरे नहीं, मैं बच्चों को कह रहा हूँ, इनका जूनियर भाई हुआ, जो भाई हुआ तो वो भाई हुआ ना, पहला स्टूडेंट शायद CS डिपार्टमेंट का माइनॉरिटी से। अब मुझे डर ही लगता है ऐसे बच्चे करने से। मेरा माइक्रोफोन ऑन है। बहरहाल आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं सजुल करनैन से बात कर रहा हूँ, तो ये टॉप 50% जो है बेसिकली इस चीज़ को शो करवाता है। लास्ट हम लोग ऑपरेटर यूज़ करेंगे लाइक का। लाइक ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है जब हम लोगों ने किसी चीज़ की निस्बत देनी होती है। मैं करके दिखाऊंगा तो आप बेहतर समझेंगे इसको। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, अभी मुझे पता है वो मोहसिन की मनोकामना पूरी होने वाली है इससे, फ्रॉम BSSI 1 वेयर नेम इज इक्वल टू, वेयर नेम इज इक्वल टू
और मैं कर देता हूँ जी परसेंटेज साइन, मैं Z से करता हूँ, बल्कि हम A से ना करें, हम Z से करते हैं, चलो Z परसेंटेज, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कोट्स। अभी सब्र कर जाना, क्वेश्चनिंग करने से पहले मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ। मसला ये है कि यही कमांड मैंने लास्ट टाइम भी करने की कोशिश की थी, जब मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा था और एरर दे रहा था। ये देखें, हाँ, ये उससे वो क्या करता था कि वो Z को और परसेंटेज को बेसिकली एज अ वैल्यू कंसीडर कर देता था, जबकि मैं कंपाइलर को ये कह रहा हूँ कि मुझे उन लोगों का सारा रिकॉर्ड शो करवाओ जिनके नाम में Z इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कभी भी हम इज इक्वल टू के साथ नहीं कर सकते। इज इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्टली मैच करके बताओ। वेयर नेम लाइक कर दूंगा, जब मैं लाइक करूंगा तो वो लाइक का मतलब होगा मिलता जुलता। अब अगर मैं इसको रन करूं तो वो क्या करेगा, उन सारे लोगों का रिकॉर्ड शो कराएगा जिनका नाम Z से स्टार्ट हो रहा है और आगे कुछ भी वैल्यू आ रही है। मैं जरा इस पे करके दिखाता हूं, आपको समझेंगे। Z परसेंटेज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू Z हो और बाद में जो मर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज Z का मतलब ये है कि पहले जो मर्जी लिखा हुआ है आखिरी कैरेक्टर या लेटर Z होना चाहिए। परसेंटेज Z परसेंटेज का मतलब ये है कि पहले जो मर्जी हो, बी दरमियान में, सॉरी एंड में जो मर्जी हो, दरमियान में कहीं भी Z आना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती हैं लाइक की। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अबू बकर के लिए मैं देखता हूँ ऐसा जो मिलता जुलता हो ना, BSSC1 से गा रहा हूँ तो मैं पहले वो टेबल ओपन करके देख लूँ डाटा किस रंग का पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे ये देखिए ABC है, ASG है, अबू है तो मैं A से करता हूँ। चलें जी, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कंपाइलर को कहता हूँ मुझे उन लोगों के नाम बताओ या रिकॉर्ड शो कराओ जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा है और आगे जो मर्जी लिखा हुआ हो। अब आप देखेंगे सबका रिकॉर्ड शो होगा, जितने भी नाम A से स्टार्ट हो रहे थे। ठहरे, ये देखिए, आई होप सो आप लोगों को शो हो रहा हो। मैं मैग्नीफायर यूज़ करता हूँ तो मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, पर ये लें, ये चीज़ क्लियर हुई है। अब मुझे पता वो खातून बोलेंगी सर वो नहीं हो रहा, वो बेटा मैंने यहाँ से स्क्रॉल नहीं किया हुआ असल में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उन लोगों का नाम शो हो जिनका पहले जो मर्जी लिखा हो एंड कैरेक्टर A हो, तो मैं परसेंटेज शुरू में लगा दूंगा। परसेंटेज का मतलब कुछ भी, दैट मीन परसेंटेज मीन्स कुछ भी हो लेकिन एंड पे A आए। हमारे पास ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके एंड पे A आ रहा हो। हाँ, अलबत्ता मैं ऐसा करता हूँ, मैं N लिख देता हूँ तो ज़िशान लिखा हुआ आ जाएगा, परसेंटेज N लिख देता हूँ। ये किसी को भी शो नहीं करवा रहा है, ऐसा क्यों? परसेंटेज पहले डाली हुई है मैंने। अगर मैं N परसेंटेज करूँ तो क्या होगा? तब भी कोई, क्योंकि कोई नाम N से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और अगर मैं परसेंटेज N परसेंटेज करूँ तो अब उसने बेसिकली, लेकिन ये N बेसिकली कहाँ पर शो हो रहा है? ये N ही लिख रहा हूँ, H तो नहीं मैं लिख रहा। अगर मैं H लिखूँ तो क्या होगा? हाँ, बेसिकली एंड परसेंटेज वाला साइन नहीं चल रहा, तो हम लोग फिलहाल अभी इसको ये कंसिडर कर रहे हैं। हम 2 कमांड्स पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज Z परसेंट। सर ये असगर नाम की वजह से एन को मिडिल में तो नहीं कंसीडर कर रहा? नहीं, जब हम लाइक जब हम लाइक यूज कर लेते हैं तो फिर वो कंडीशन रहती ही नहीं है परसेंटेज वाली, ठीक है। ये परसेंटेज Z का मतलब ये होगा कि Z से शुरू हो और आगे जो मर्जी हो। परसेंटेज Z परसेंटेज का मतलब ये होगा जो मर्जी स्टार्ट पे हो एंड पे जो मर्जी हो, मिड में कहीं भी, यानी पहले और दूसरे लेटर, आखिरी लेटर को छोड़ के कहीं भी Z आ जाए तो शो करवा देना है। और नॉर्मली परसेंटेज N का मतलब या Z का मतलब भी होता है कि पहले जो मर्जी हो एंड पे Z आना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। मैं अपना विजुअल स्टूडियो जो है वो रीस्टार्ट करता हूँ, इसको दोबारा रिस्टोर करके, ठीक है, ताकि अगर कोई इस तरह का सिंटेक्स या उसके वो जो बंद हुआ था उसकी वजह से एरर आ रहा है तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो लाइक ऑपरेटर की समझ आइए कि जब हम किसी कमांड में लाइक ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम मिलता जुलता इस्तेमाल करने लगे। यार देखो, आप लोग पहले इज इक्वल टू लिख रहे थे। इज इक्वल टू का मतलब ये था कि एग्जैक्टली हो, ठीक है। एग्जैक्टली का मतलब ये था कि अगर मैं ज़िशान परसेंटेज लिख रहा हूँ तो वो Z परसेंटेज ढूंढेगा, जो कि मेरे टेबल में कहीं नहीं थी।
अगर मैं इज इक्वल टू नहीं डालता, मैं लाइक लिख देता हूँ जो कि जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वो क्या करेगा, मिलता जुलता देखेगा। फिर लाइक का मतलब ये होता है यार इस लाइक जैसा हो, लाइक इस तरह का हो। तो ये बेसिकली वही चीज़ जो मैंने आपको पहले फर्स्ट डे लेक्चर में समझाई थी कि एसक्यूएल की कमांड्स उस तरह की होंगी जो बिल्कुल इंसान की रियल लाइफ से थोड़ी मिलती जुलती हों। ये चीज़ समझ आई है सब लोगों को? यस सर। अच्छा जी, तो मुझे एक बार स्क्रीनशॉट लेने दें आप लोगों का कि कौन कौन प्रेजेंट है इस टाइम। सर विजुअल स्टूडियो आप हम डाउनलोड करना था। बेटा जी मैंने जिन जिन लोगों ने मेरे से फ्लैश में लिया उन सब लोगों का चल रहा है। ठीक है, चलें मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इस प्लीज़ एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा क्लास के अंदर, ये ना हो आप लोग कुछ करो ही ना। सर बोलिए सर ये जो